Hello to everyone, and thank you very much once again for joining the channel Yoga with THB. Today we have came over here to discuss about another topic, and that is mental status examination. जो mental status examination है, this is very much important in psychological kind of assessment. जब हम लोग ने assessment करना होता है अपने clinics में या फिर आप किसी क्लाइंट को जब असेस करते हो तो उसमें जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उस हवाले से हम लोग जानेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, कितने इसके कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे उसमें कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग जब क्लाइंट हमारे क्लिनिक में एंटर होगा तो हम किस तरह से उसको ऑब्जर्व करेंगे या कौन से असेसमेंट्स प्लान उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग उसको डायग्नोज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ प्लान कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है क्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको पहले बताया है कि असेसमेंट है जो एक साइकेट्रिक्स या साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है उस हवाले से हम लोग इसमें यूज करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ताकि पर्सन्स के जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उस हवाले से, उसके पर्सपेक्टिव के हवाले से हम लोग उसके एटीट्यूड को जान सकें कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही और शी इज राइट नाउ, और उसके बिहेवियर को हम लोग समझ सकें कि उसका जो बिहेवियर अगर डिसफंक्शनल है या इरेगुलर बिहेवियर है तो वो किस तरह से है और क्यों है। फिर उसके कॉग्निशन, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है, पैटर्न्स हैं, वो दे सकेंगे। डिसफंक्शनल थॉट्स अगर चल रहे हैं तो वो किस लेवल पे चल रहे हैं। फिर उसके जो जजमेंट्स हैं, डिसीजंस मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं, उस हवाले से हम लोग उस पे उसको असेस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। फिर उसकी जो मूड जो फ्लक्चुएशंस हैं उस हवाले से हम लोग जान सकें कि इस वक्त उसका कौन सा स्टेटस चल रहा है मूड के हवाले से। फिर उसकी परसेप्शन के हवाले से हम देखते हैं कि वो परसीव किस तरह से कर रहा है दुनिया को या अपने सराउंडिंग्स में। और उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस सारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑल दीज कंपोनेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इनको हम लोग अगली स्लाइड्स में चल के देखते हैं। उससे पहले एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में एक्चुअली हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एक क्लाइंट के साथ इन सारे प्रोसेसेस को लेके चलते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उससे अगली स्लाइड्स में हम लोग हर कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्लाइंट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम हम लोग जो उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग अपने सेशंस में ले सकें। Hello. Good How are you morning. feeling? Well, doctor, I'm having a little problem with my memory. Okay. I'm going to ask you some questions just to see how you're thinking. Some of them will be easy, some will be hard. Don't get upset, okay? For Okay. example, how old are you? I'm 54. Okay. Now, do you know where you're at today? Certainly, I'm in Philadelphia and I'm at Einstein Medical Center. Very good. Now, let's say you had to call a taxi to get you home from here. Can you give general directions on how you would get home from here? Yes, I would tell the taxi driver to take Broad Street and then take Broad Street south to Christian Street and left on Christian Street. Oh, very good. And today is? Monday, And the month is? June. Very good. Okay, I'm going to tell you 3 objects, and I want you to remember them for 5 minutes. I'll ask you again later, so you repeat them after I say them. Okay. A red rose, A red rose, a black puppy dog, a black puppy dog, 1200 North Broad Street. 1200 North Broad Street. Why don't you try saying them one last time? Okay. A red rose, a black puppy dog, and 1200 North Broad Street. Very good. Now, what would you call this? A watch. Okay. If the tiger was killed by the lion, which animal would be dead? The tiger. Very good. Can you say no, ands, ifs, or buts? No, ands,
ifs, or buts. Okay. Can you read this? Lift up your right hand. Very good. Thank you. Can you write, it is a fine spring day? It is a fine spring day. Good. Very good. Okay. How many nickels are there in a dollar? There are 20 nickels. Okay. Can you show me your right little finger? Okay, fine. This one's a little hard, so take your time. A lot of people can do this in 1 minute, but you relax and try and name 10 cities, 10 countries, 10 colors, and 10 vegetables. It's called Isaac's set test. Let's see. Ready? Go. Okay. 10 cities. Right. Okay. Just go one to the other. New York City, Boston, Philadelphia, Sacramento, San Francisco, Austin, Tampa, Miami, Orlando, and Chapel Hill. Okay, keep Oh, going. 10 Now- countries. Okay. The United States, South America, Latin America, England, Ireland, France, Switzerland, Germany, Turkey, Greece. Okay, keep going. Oh, what was And 10 10 cities, colors. 10 countries, 10 colors. Right. Red, green, blue, orange, black, white, yellow, turquoise, pink, and coral. Oh, very good. Can you do 10 fruits? 10 fruits, okay. Strawberries, blueberries, peaches, apples, oranges, kiwi, bananas, grapes. You did great. Can you spell world backwards? World backwards, DLROW. Very good. WORLD. Okay. Take a look at this. It's a Okay. cube. Pretend it's some famous artist, like a Picasso, and you're doing a forgery. Down here, can you make a copy of that? Sure. Thank you. Uh-oh. Oh, you're doing great. A bit Okay. short on a the little upside. bit short. Okay. Very good. And what were those three things I asked you to remember? You asked me to remember a red rose, a black puppy dog, and 1200 North Broad Street. Very good. लोगों ने देखा जो हम पहली स्लाइड में देख के आए थे कि किस तरह से हर तरह से जो क्लाइंट है उसका जो स्टेटस है वो मेंटली वो चेक किया गया इसमें। अब इसके साथ साथ आप जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है वो किस तरह से डिपेंडिंग ऑन द प्रिज्यूम्ड इलनेस कि वो समझता है कि क्लाइंट उसके पास आया है, द साइकोलॉजिस्ट विड यूज वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसके अलावा वो वैरायटी डिफरेंट तरह के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करेगा, जिसको समझेगा कि प्रिज्यूम करेगा कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ जो इसके रिजल्ट्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट है वो कंसर्न करेगा, रेफर करेगा जो DSM-5 है उसको भी साथ देखेगा। उसमें जो सिम्टम्स हैं वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जिसको उसने डायग्नोस किया है, तो उसके मेंटल डिसऑर्डर को उसके बाद फिर डायग्नोस में डाला जाएगा और लेबल किया जाएगा द क्लाइंट इज सफरिंग विद दिस काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो उसमें डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, लाइक एंजाइटी टेस्ट किया जाता है, डिप्रेशन के टेस्ट किए जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स के हवाले से, मूड डिसऑर्डर्स के हवाले से, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से और साइकोसिस। तो डिफरेंट इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं। वो डिपेंड करता है कि इस वक्त जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट है वो किस तरह से अपने जो क्लाइंट है उसकी इलनेस को प्रिज्यूम कर रहा है या कर रही है। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के अलावा जो बायोमेडिकल डायग्नोसिस है वो भी
हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि वेदर द क्लाइंट इज सफरिंग विद साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए भी बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं। तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उस मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए हम एक और प्रोसेस में जाते हैं बायोमेडिकल के हवाले से। इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वुड इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमएससी यानी कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एंड बायोमेडिकल टेस्ट्स। ये दोनों तरह के टेस्ट जो है ये अप्लाई किए जाते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें द प्रिज्यूम्ड कॉज फ्रॉम अदर्स विद सिमिलर सिम्टम्स। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वही वाली प्रॉब्लम्स हमारे पास क्लाइंट जो है वो उन सिम्टम्स के साथ आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस में मुश्किल पैदा होती है। तो उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हम जो बायोमेडिकल डायग्नोसिस है उसकी तरफ भी जाते हैं। और वो किस तरह, लाइक कि हम लोग ब्रेन इमेजिंग स्टडीज की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोग जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और उसके साथ जो सीटी है, जो टोमोग्राफी है, सीटी स्कैन भी जिसको कहते हैं, और उसके अलावा जो पीईटी पैट के नाम से जाना जाता है, पोस्टरॉन इमेजन टोमोग्राफी भी इसको कहते हैं, कि हम लोग ये चेक कर सकें जो ट्यूमर्स हैं या हेमरेज हैं या लेजन्स हैं, कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारे जो क्लाइंट है उसके साथ चल रहा। और उसके साथ हम लोग इसकी ईसीजी, जो इलेक्ट्रो एनसोफेलोग्राम, वो भी हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करवाते हैं जो इसकी इरेगुलरिटी है ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, हेड इंजरी या सेरेब्रल ब्लड ब्लड जो ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हमारे क्लाइंट में आ गई। उसके साथ साथ हम लोग ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग इवेल्युएट कर सकें ब्लड केमिस्ट्री को, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो लीवर फंक्शन के हवाले से, किडनी फंक्शन के हवाले से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इम्पैक्ट जो ब्रेन के ऊपर आता है। ड्रग स्क्रीनिंग भी हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें डिटेक्ट करते हैं इलिसिट आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं हम लोग डेली या रोज़मर्रा ज़िंदगी में, या डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसका जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ब्लड या यूरिन सैंपल में भी उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एसटीडी स्क्रीनिंग भी हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उस हवाले से हम लोग कुछ सिफिलिस, कोई एचआईवी या अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं हुआ जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट किया है। तो ये उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के हवाले से भी हम लोग जा सकते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट एक्चुअली कर सकें कि वो साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल को प्रॉब्लम चल रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए 12 कंपोनेंट्स हैं, जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने उस क्लिप में देखा कि क्लाइंट को किस तरह से प्रोसेस में लेके जाया गया ताकि उसकी विजिलेंस को जाना जाए, उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में जाना जाए, उसकी अपीयरेंस के हवाले से पूछा गया, उसकी स्पीच एंड मोटर एक्टिविटी के हवाले से देखा गया, उसका जो मूड था उसका अफेक्ट उस हवाले से देखा गया, उसकी थॉट्स एंड परसेप्शन को किस तरह से परसीव कर रही हैं चीज़ों के हवाले से वो देखा गया, उसके एटीट्यूड और इनसाइट के हवाले से क्वेश्चंस किए गए, और फिर जो एग्जामिनर का रिएक्शन था वो भी आपने साथ साथ देखा, किस तरह से उसकी अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी, इन सारी चीज़ों को हम लोग कुछ वर्ड्स में जानने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली आपके काम आने वाला है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें ये एक्चुअली देखा जाता है जो नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें एक जो पेशेंट इस वक्त उसकी जो शौरी हालत है, उसका जो प्रेजेंस है, उसको देखा जाता है कि इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एट द सेम लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। जिस तरह से मतलब उसको एक स्टिमुलाई दिखाया जाता है, या उसको एक प्रोडक्ट दिखाई देती है, एक मॉडल दिखाया जाता है, वो खाने के हवाले से हो सकता है, वो देखने के हवाले से हो सकता है, वो पहनने के हवाले से हो जाता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो फिर चेक किया जाता है कि वो सेम
लेवल के साथ रिस्पॉन्स दे रहा है, जिस तरह से एक आम लोग हैं वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस हवाले से देखा जाता है हु आर फंक्शनिंग विदाउट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। तो इस हवाले से ये जब वो क्लाइंट इसको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करता है और इसकी कॉन्शियसनेस को भी देखा जाता है, जिस तरह से उस मूवी में अगर आप उस क्लिप में आप देखें तो उसमें उसकी कॉन्शियसनेस सबसे पहले चेक की गई है, वेदर शी इज इन हर कॉन्शियसनेस और नॉट। फिर इसकी अपेयरेंस एंड जनरल बिहेवियर को ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। अब ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एग्जामिनर को ओवरऑल जो इम्प्रेशन देते हैं पेशेंट का या क्लाइंट का। अब इसमें जो क्लाइंट है फिजिकल अपेयरेंस को उसकी जज किया जाता है कि उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है वो कैसी है, वो टाइडीनेस है, अनटाइडीनेस है, या उसके जो कपड़े हैं वो मैच कर रहे हैं उसकी एज के साथ, उसकी जो ग्रूमिंग है, उसके बाल ठीक तरह से उसने कॉम्बिंग की हुई है, उसके जो लेसेस हैं शूज़ के वो अच्छी तरह से टाई अप हुए हुए हैं, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो क्या बिल्कुल साफ सुथरे हैं और वो प्रेस्ड हैं। वो इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके बैठने का जो स्टाइल है उस हवाले से देखा जाता है कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह बैठ रहा है। जैसे उसको जब ऑफर किया जाता है कुछ चेयर या सोफ़ा तो वो किस तरह से उसके ऊपर बैठ रहा है, वो नॉर्मल या एबनॉर्मल वे में उस जो सिटिंग जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे यूज़ कर रहा है। उसके बाद आई कांटेक्ट देखा जाता है, क्या वो बात के दौरान आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रख पा रही है या रख पा रहा है, या वो मुसलसल स्टेयरिंग कर रहा है, या वो रिस्पॉन्स कर रहा है उस तरह से जिस तरह से नॉर्मल जो है लोग रिस्पॉन्स करते हैं बातचीत के दौरान। थर्ड नंबर पे उसका स्पीच एंड मोटर एक्टिविटी, जिस तरह से उस क्लिप में भी आपने देखा कि वो बोल भी रहा था और साथ साथ उसकी मोटर एक्टिविटी यानी उसकी जो हैंड कोऑर्डिनेशन है उस हवाले से भी देख रहा था। उसमें क्या होता है कि spontaneous speech as the patient relates answer to open-ended question, जब उसे open-ended question किए जाते हैं तो वो relate करता है और spontaneous response देता है, यानी जो उससे पूछा जा रहा है फिलबदी उसका जवाब दिया जाता है बगैर सोचे हुए, जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान से जब कोई क्वेश्चन किया जाता है। तो उसमें जो जो क्लाइंट है उसको वर्ड्स ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आती कोई भी, और अगर उसको मुश्किल पेश आ रही है तो फिर प्रॉब्लम, या फिर वो बहुत ज़्यादा रैपिड प्रेशर स्पीच जो वो करता है, वो बहुत तेज़ी के साथ जवाब दे रहा है, हालांकि तेज़ी के साथ जवाब देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई टाइम बाउंड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। फिर उसके अलावा उसकी मोटर एक्टिविटी को देखा जाता है, नोट किया जाता है कि उसमें कोई किसी किस्म का टिक डिसऑर्डर तो नहीं, यानी कि आंखों का झपकाना या कंधों को बार बार या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रेपिटेटिवली उसको मूव करना, या उसके अनयूजुअल मैनरिज्म रहता है कि आम इंसानों की तरह जब वो बैठ रहा है, लेटा हुआ है, खड़ा है, तो वो उसमें किसी तरह से कोई अनमैनर कोई या अनयूजुअल मैनरिज्म तो नहीं है कोई भी, कि बैठे बैठे वो कोई एक बात को या एक जिस्म के हिस्से को बार बार मूव कर रहा है या कर रही है। तो इस हवाले से भी उसको नोट किया जाता है। उसके बाद जी अफेक्ट एंड मूड के हवाले से देखा जाता है कि इसमें देखा जाता है उसका मूड और उसका जो इफेक्ट है ये आपस में कोऑर्डिनेशन में है या नहीं, क्योंकि अगर उसका जो मूड का इफेक्ट इनअप्रोप्रिएट है जो उसके नॉन कॉजनेंस के हवाले से, यानी कि देखा जाता है फॉर एग्जांपल कि वो ये बता रहा है कि फ़लाँ जो मेरा बड़ा ही चाहने वाला फादर मदर या हस्बैंड या वाइफ या बच्चों में से किसी की डेथ हुई है, उसका मूड इस वक्त ग्लूमी होना चाहिए, बड़ा सैड होना चाहिए, इसकी बजाय वो हंसते हंसते अगर आपको ये बात बता रहा है तो दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो उसके जो मूड्स हैं, जब उसके इमोशंस और उसके जो अफेक्ट हैं, इसको नोट किया जाता है कि वेदर दे आर सेम और देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दैम। तो उससे भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर उसके जो थॉट्स एंड परसेप्शन है उस हवाले से बात की जाती है कि उसके जो थॉट्स हैं कहीं वो उनमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, जिसमें इनएबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्रोसेस करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी कुछ थिंकिंग जो है वो साइकोटिक तो नहीं हो गई, जैसे कि जो क्लाइंट है वो डिल्यूजन डिल्यूजनल थिंकिंग उसकी आ गई है, या फिर उसकी हेलुसिनेशन के साथ वो जो उसकी थिंकिंग है वो साइकोटिक थिंकिंग हो चुकी है, या उसको ओसीडी के हवाले से ऑब्सेसिव कंपल्सिव
जो उसकी जो थॉट है उस हवाले से हो गई या सोमाटाइजेशन के हवाले से। तो इसमें उसकी एक्चुअली थॉट और परसेप्शन कि वो किस तरह से ऑब्जेक्ट को परसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है या कर रही है, इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है और नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद उसका एटीट्यूड और इंसाइट को देखा जाता है कि इसमें उसकी सेंस ऑफ हॉस्टैलिटी को देखा जाता है, उसकी यानी एटीट्यूड के हवाले से देखा जाता है, उसकी एंगर के हवाले से कुछ सवाल किए जाते हैं या ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, उसकी हेल्पलेसनेस उस हवाले से उसको नोट किया जाता है, उसकी जो पेसिमिज्म है वो जो अपने बारे में को गिल्ट रखता है या अपने बारे में अपने आप को बहुत ही लो समझता है, उस हवाले से सवाल किए जाते हैं। या ओवर ड्रामाटाइजेशन, वो एक क्रिएशन, वो इस तरह से क्रिएटिविटी करता है, वो इस तरह से एक्सेसिवली या एग्जेजरेट कर रहा है पूरे सिनेरियो को जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। या फिर उसका जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और पेशेंट व्यू ऑफ इलनेस या साइकेट्रिस्ट या फिर या क्लाइंट अपने आप के साथ जो इस प्रॉब्लम उसको चल रहा है क्या वो समझता है, उसकी इतनी इंसाइट है कि जो उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है वो उसको एडमिट करता है या करती कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं इसके हल के लिए आपके पास इलाज के लिए आया हूँ। तो उसकी इंसाइट को भी इस हवाले से नोट डाउन। लास्ट में हमारे पास एग्जामिनर रिएक्शन टू द पेशेंट। अब जब एग्जामिनर इन सारे जो कंपोनेंट्स के प्रोसेस में से गुजरता है तो ये उसके लिए जो उसकी जो फीलिंग्स हैं जो एग्जामिनर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके लिए एक्चुअली होती है। तो ये वाला जो डाटा है वो उसके लिए जब वो उसके लिए डायग्नोसिस की तरफ जाना होता है या उसके ट्रीटमेंट प्लान को सजेस्ट करना होता है और उसके साथ मिलके उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना होता है, तो दीज all components plays a very important role. So with this, thank you very much guys for watching the video. I hope कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब भी रहा होऊंगा। और ये इंफॉर्मेशन तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये इंफॉर्मेशन और ये टॉपिक ऐसे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएं, ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जहाँ पे आप समझते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आसानियाँ पैदा कीजिए दूसरों के लिए, खुश रहिए, सबको खुश रहने दीजिए। And thank you so very much once again. Goodbye.